काय कार्यकर्त्याला वाटते? आणि बच्चू भाऊ, जसं आम्ही हक्कानं कार्यकर्ते म्हणून काही तुम्हाला सपोर्ट करतोय, तसं तुम्ही इथून पुढे आमची काही अपेक्षा आहे ती तुम्ही सुद्धा थोडीशी ऐकली पाहिजे. आभार मानता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। मुझे मालूम है कि राकेश भैया टिकैत जी और महेश भैया टिकैत जी उन्होंने कहा था कि ये किसान तेरी एक नज़र तेरे हल पे रख और दूसरे अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन पे रख। बहुत लंबा विचार करने वाली पार्टी है, परिवार है। कुछ लोग आमदार के बाद उसका बेटा आमदार होता है, उसका और बेटा आमदार होता है, लेकिन ये भारत के ऐसे परिवार है जो किसान के लिए जाने के बाद भी, महेंद्र सिंह के बाद भी राकेश जी टिकैत भैया पूरे देश के किसान के लिए एक आंदोलन, एक सच्चा नेता पूरे भारतवर्ष को दिया है। अभी हमारे नलौड़ी साहब ने जो कहा कि कुछ बातें ना करें, लेकिन हम दिव्यांगों का आंदोलन चला रहे थे, 20 साल से उसको चलाया। कम से कम जिसको पैर नहीं, हाथ नहीं, आँख नहीं, जो सुन नहीं सकता, उनके लिए मैंने 20 साल काम 200 गुने दाखिल कर दिए। और फिर इन लोगों को न्याय मिलने के लिए हमने पहली मांग रखी थी, दिव्यांग मंत्रालय निर्माण होना चाहिए। और जब सरकार बदली तब उन्होंने कहा कि पहले 15 दिन के अंदर हम दिव्यांग मंत्रालय देंगे। मैंने सोचा हम बदलाव जरूर होंगे, लेकिन हमारी मांग अगर आने वाली सरकार करती है तो क्यों ना थोड़ा उनके लिए अपन ने हाँ करना चाहिए। और हमने हाँ किया और दिव्यांग मंत्रालय देश के अंदर पहली बार स्थापित महाराष्ट्र में। हमने खुद के लिए नहीं किया है, हमने खुद के लिए सोचा भी नहीं उसके बारे में। हमने सोचा कि जिसके पास, जिसको पैर नहीं, हाथ नहीं, वो देख नहीं सकता, उनके लिए अगर कुछ होता है, आगे पीछे होता है, उसको संभाल लेंगे अपन, उसको संभाल कर और आगे जाएंगे। लेकिन इन लोगों को अगर दिव्यांग मंत्रालय मिल जाता है, क्योंकि इनके लिए कोई लड़ता नहीं, इनके वोट भी उतने नहीं होते हैं, एक गांव में 5-6 लोग होते हैं, पूरे देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा 7-8 करोड़ लोग होंगे ये। और इनके लिए फिर अगर हम सोचे कि भाई हम ऐसा निर्णय क्यों लिए, कि अगर लिया तो लोग क्या बोलेंगे, ऐसे अगर दुधा मनस्थिति में थे हम कि नहीं देना चाहिए अपन ने ये सब। लेकिन हमने हम सब हमारे दिव्यांग भाई को पूछा। मैंने दिल्ली में भी आंदोलन किया था इनका, हम महाराष्ट्र सदन पूरा घेर लिया था, पूरा सदन हमने ताबे में लिया था। तब वहां के सामाजिक न्याय मंत्री हमारे पास आए थे, तब जाके 2016 का कायदा पारित हो गया। इसलिए कोई जानबूझकर हमारे खुद के लिए गलती नहीं है, हम ऐसी गलती जानबूझकर हमारे खुद के लिए जिस दिन बच्चू कुड़ू करेगा उस दिन बच्चू कुड़ू दुनिया में नहीं रहेगा, ये आपको बताता हूं। देखो अभी ये किसान की लड़ाई है, महाराष्ट्र में तो मराठा वर्सेस ओबीसी, हमारे कुछ नेताओं ने इस तरह से दिमाग में डाल दिया है किसानों के। एक तरफ जात का फंडा लगा रहा है, दूसरी तरफ धर्म का झंडा हाथ में दिया है। और ऐसे दुधा अवस्था में किसान में किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अभी किसान रहा नहीं। पहले मराठी में ऐसे बोलते कि काय म्हणते, इळा पिढीचं काय, इळा पिढा जाऊ दे, बड़ी स्वराज्य येऊ दे। अब बड़ी नहीं रखेंगे, किसान ही नहीं रखने वाले। राजनीति दल तो ऐसा कर रहा है कि वो किसान को रखना नहीं चाहते। कोई किसान बोल के आगे आना ही नहीं चाहिए, मांग तो बहुत दूर की बात है। अभी हमारे दिमाग में कोई तेली है, कोई मराठा है, कोई माड़ी है, कोई और बौद्ध है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, ये हमारे दिमाग के किसान के दिमाग में डाल दिया। वो किसान रहा का? कहीं गांव में जाओ, कहीं कोई राष्ट्रवादी पार्टी का किसान मिलता है, कोई भाजपा का किसान मिलता है, कहीं जाए तो कांग्रेस का किसान मिलता है, अलग अलग पार्टी का किसान मिलता है। एक तो हमको ऐसा किसान मिला, अरे बोले 2000-3000 भी भाव मिले सोयाबीन को तो क्या तकलीफ है, पार्टी हमारी है, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। किसान है लेकिन पार्टी का है, वो सत्ता के बाजू में बोलना चाहता है, वो बोलता है जो भी कर रहा है वो ठीक है क्योंकि पार्टी हमारी है, इसलिए किसान महत्वपूर्ण नहीं होता। मैं हमेशा बोलते रहता हूं सभा के अंदर कि बाप मर गया तो भी बेहतर, लेकिन नेता नहीं मरना चाहिए। ये जो मानसिकता है उसको हटाना पड़ेगा, फिर जाके किसान आगे चलेगा। क्योंकि अभी हमारे दिमाग में वही हर जगह, हर गांव अगर गए तो जात और धर्म इतना डाल दिया। 15 साल बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी पूरे सत्ता में है, लेकिन वही उसके कार्यकर्ता बोलते हैं अभी हिंदू खतरे में है। अगर तेरी पार्टी अगर 15 साल में है तो भी अगर हिंदू खतरे में है तो ऐसी क्या मुसीबत है तेरे पार्टी को जो हिंदू को बचा नहीं सकती?
नहीं, ये सब गुमराह करने की बात चल रही है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हम अन्न त्याग आंदोलन मैंने रायगढ़ के पहले पीछे भी वहाँ भी किया था जब सीएम की बैठक हुई, और बाद में और ये आंदोलन शुरू किया। ये इसीलिए किया कि लोगों को भी लगना चाहिए कि भाई हमारे लिए कुछ, हमारा नेता कुछ गंवाने को तैयार है, कुछ खोने को तैयार से होंगी। और अभी गांधीगिरी से आंदोलन होगा, आगे वाला आंदोलन भगत सिंह गिरी से होगा। तोड़ के रख देंगे सबको, जितना तोड़ना है उतना तोड़ के रखेंगे। अगर शांतिपूर्व आंदोलन में अगर सरकार सहमत नहीं होती, हमारे साथ खड़ी नहीं होती, तो हम भी कच्चे गुरु के चले थोड़े हैं। अगर राकेश जी टीके साहब आप आए हैं तो आपके ताकत पर, आपके आशीर्वाद पर उतनी ताकत से हम आगे बढ़ने वाले हैं। हम कहीं पीछे नहीं रहेंगे। यहाँ धर्मवीर संभाजी राजे का फोटो लगा है, बाद में भगत सिंह का फोटो लगा है, और जिस धरती पे खड़े हैं वो तुकडोजी महाराज की धरती है, जिन्होंने अपने किताब के पहले पन्ने पे किसान का फोटो लगा है। इसीलिए यहां से आंदोलन हमने शुरू किया है। और ये ऊर्जा का स्थल है। यहां से ऊर्जा लेकर कुछ दिन हम शांतिपूर्व आंदोलन जरूर करेंगे, लेकिन इसके आगे अगर सरकार झुकती नहीं है तो झुकाना किस तरह से है ये हमको याद है, किस तरह से इस सरकार को झुकाना पड़ेगा। खाली आपका आशीर्वाद राकेश जी हमारे साथ होना चाहिए। आपने जिस तरह से आंदोलन किया, हम उसके लिए आपको सलाम करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह से आपने, अभी किसान के लिए लड़ने वाला है ही नहीं, कौन लड़ता है? अरे ये आंदोलन अगर हम जात के नाम पर करते थे, धर्म के नाम पर करते थे, तो मुसीबत हम लोग कम आए ये सोचना पड़ता था। क्योंकि धर्म और जात के नाम पर आंदोलन किए तो खुद होकर लोग खड़े हो जाते। अगर हक के लिए अगर आंदोलन करें तो लोग खड़े होने में इतने बड़ी प्रॉब्लम हो जाती कि अपने बैठ जाने की अवस्था हो जाती है। और ऐसे अवस्था में आप भारत में पूरे वर्ष में, पूरे जग के अंदर, वर्ल्ड के अंदर आपने जो अभी तक जो मेहनत की है, अभी तक अपने श्रम, अपना खून बहाया है, उसके लिए बच्चों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, सलाम भी देते हैं आपको बहुत सारी बधाई भी देते हैं। आप आए तो आप पहले नेता हो इस मंडप में, पहले दूसरे दिन है दिल्ली से आप आए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए बहुत ऊर्जा देने वाली बात है। आप आने से बिल्कुल इस आंदोलन को और अच्छे बड़ी ताकत मिलेंगी, अच्छी तरह से ये आंदोलन आगे जाएगा, क्योंकि ये आंदोलन होंगी, हमारी सबकी हार होंगी। हम हार नहीं चाहते कोई भी हालत में। हमारे दिव्यांग भाई हो, हमारे मजदूर हो, हमारी मजूरी का जो एमआरएचएस में मजूरी करते हैं वो लोग, तो उनको मजूरी मिलती थी 200-250 रुपए, अभी बढ़ाकर उन्होंने बढ़ाया 300 रुपए। यानी हमारे विधायक और हमारे एमपी को जो पहले 50,000 रुपए तनख्वाह मिलता था, अभी अजित दादा और हमारे मुख्यमंत्री को 3.5 लाख रुपए तनख्वाह मिल रहा है। इनके जो पगार में बढ़त हो गई है वो 950% तक आगे पहुंची है। और हमारे किसान के फसल के जो बढ़त मिली है वो पीछे गई है। 2000 इसके 5 साल पहले हमारी सोयाबीन के भाव 6,000 तक हमने बेचा, और अभी सोयाबीन हम 3,500 में बेच रहे हैं, तो भी कोई चिल्लाता नहीं। दुख इस बात का है कि भाव कम मिले, इससे ज्यादा दुख है कोई किसान चिल्लाने को तैयार नहीं, आगे अगर कोई बड़ी बात करने को तैयार नहीं। ये सबसे बड़ी मुसीबत है। और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मान महात्मे की बात है, ये जो आंदोलन कर रहे हैं तो हम सरकार को तो सुनाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हमारे किसान का अस्तित्व निर्माण करना चाहते हैं इस आंदोलन के माध्यम से। और हम जो सरकार को बताने जा रहे हैं और लोगों को बताने जा रहे हैं कि हम और जिंदा है, मरे नहीं है। कुछ लोग मरे होंगे धर्म और जात के नाम पर, कुछ लोग मरे होंगे पार्टियों के नाम पर, लेकिन हम जिंदा है किसान और मजदूरों के नाम पर। हम इसके लिए ये आंदोलन, अभी उसकी शुरुआत है। आप नलवड़े साहब, आप सभी मिलकर इसको महाराष्ट्र के साथ पूरे भारत में राकेश जी के साथ किस तरह से हम आगे जा सकते, ये सोचकर आगे जाना है। क्योंकि किसान के लिए आंदोलन करना बहुत कठिन हुआ है, इतना आसान नहीं है जो मुद्दे का आंदोलन करना। जात और धर्म का आंदोलन करने में कोई ज्यादा मुसीबत नहीं होती। जात वाले खड़ा हो जाते, धर्म वाले खड़ा हो जाते, झंडा बताए तो लोग आकर बड़ा माहौल बना लेते हैं। लेकिन किसान और उसके मजदूर की मुद्दे के बात लेकर बहुत कठिनाई आ जाती है। हम तो देखते हैं बड़े मुश्किल से आप आ गए, इसलिए ये लोग यहाँ बड़े ताकत से यहाँ आए। आपका भी धन्यवाद देते, नहीं तो आपको तो बहुत सारे काम है, शादियाँ है और कुछ बहुत बड़े, कोई किसी मामा के घर जाना है, बहन जी के घर जाना है, लेकिन यहाँ आना में बड़ी मुश्किल जाती है लोगों के लिए। आजकल इतनी मुश्किल हो जाती है
कि ऐसा लगता है कि भाई कायकू खड़ा किया बच्चू कडू ने, क्यों इस आंदोलन को उठाया है, कि ये क्या टाइम है, क्या शादी का टाइम नहीं होता, कोई बैंड बजाने के लिए टाइम नहीं होता, किसान के आंदोलन के टाइम। लेकिन हमारा कार्यकर्ता बोलता है ये टाइम गलत है। टाइम तो पूरे जिंदगी भर गलत रहने वाला है, जब तक आपके दिमाग में किसान नहीं आता तब तक तो ये टाइम हमारे लिए गलत ही है, कोई कम नहीं है। इसलिए मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा, लेकिन फिर से तहे दिल से बिल्कुल ताकत से आप जो यहाँ आए इसका ऋण हम पर रहेगा। हम बिल्कुल आपकी ये याद हमेशा मरते दम तक रखेंगे। आपका आशीर्वाद इसी तरह से हमें बना रहे, यही हम उम्मीद करते हैं। और यहाँ दो शब्द खत्म करते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याच्या भागासाठी, या देशाचा शेतकऱ्यांचा सिंह मदतीसाठी धावून आलेला आहे। यानंतर आपण ज्यांना ऐकणार आहोत ते आहेत भारतीय किसान युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ते आदरणीय श्री राकेशजी टिकेतजी। जसं नलवाडे साहेबांनी सांगितलं की टिकेत साहेबांच्या कुटुंबाचा 3 पिढ्याचा त्यागाचा संबंध राहिलेला आहे आणि त्यांनी आज जी पगडी घातलेली आहे ती केशरी रंगाची आहे आणि केशरी रंग हा त्यागाचा आणि समर्पणाचा हा योगायोग आहे। या राष्ट्रसंताच्या भूमीत ते आलेले आहेत आणि या ठिकाणी ते आपल्याशी संवाद साधतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। जोरदार टाळ्यांच्या गजरात स्वागत केला पाहिजे राजेश्री टिकेत साहेब। जय किसान, जय किसान। आप सभी का धन्यवाद। जिस जमीन पर आए उस जमीन का जयकारा लगा लो। जिस जमीन पे आंदोलन है तो जय महाराष्ट्र से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की धरती है, ये शिवाजी की धरती है और शिवाजी महाराज का संबंध अपनी खाप पंचायतों से रहा है, अपने परिवार से रहा है। जो कुश्ती महाराष्ट्र में लगते हैं वही कुश्ती हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लड़ते हैं। तो इतनी दूर कुश्ती का संबंध कैसे हुआ? कुश्ती का संबंध ये रहा कि शिवाजी महाराज जी का वहां पे जो खाप पंचायत थी उनका तालमेल था, तो इसलिए महाराष्ट्र, यूपी और हरियाणा का तालमेल लड़ाई में इकट्ठा रहा है। यहां पे इस धरती पे जिस जमीन पर हम बैठे हैं, ये जमीन भी महाराज जी की है, चिगड़े महाराज जी की, जिन्होंने बहुत से सामाजिक काम किए। उन्होंने किसानी की भी बात करी, उन्होंने गांव सुधार की भी बात करी, उन्होंने बहुत से आंदोलन और बहुत सी बात की कि जिससे गांव का उद्धार हो। तो ये तो वो धरती है जिस जमीन पे विधायक जी बच्चू कुड़े जी बैठे हुए हैं। ये आज से आंदोलन नहीं कर रहे, ये बहुत दिन पहले से ये आंदोलन करते हैं। इनके आंदोलन में कई बार हम आए। ये विधायक रहे तो हाउस के अंदर आंदोलन, बाहर रहे तो किसानों के, मजदूरों के लिए आंदोलन, दिव्यांगों के लिए आंदोलन, जो सेहतकारी है उसके लिए आंदोलन। तो जो आंदोलनकारी लोग होंगे वो आंदोलन करते रहेंगे। अभी इन हालात में जिस तरह की सरकार आज है, जिस तरह की मौजूदा सरकार है, जो आंदोलनकारियों को, पॉलिटिकल पार्टियों को जिस तरह से कुचलने का काम कर रही, जिस तरह से आपस में लड़ाने का काम कर रही, धार्मिक दुर्भावनाएं लोगों में भरने का काम कर रही, उस शासन में उसके खिलाफ आंदोलन करने वाला आदमी, जिसके रगों में आंदोलन का खून है, तो वो आंदोलन करता रहेगा। जिस तरह की ये सरकार है, इसने यहां पे जो एक मौजूदा बड़ी पार्टी थी जिनका एक वर्चस्व यहां पर था, उनके 2 टुकड़े किए। आप बिहार में चले जाओ तो बिहार में जो परिवार आंदोलन करते थे उनको पाड़ तोड़ करने का काम करा। आप उत्तर प्रदेश में चले जाओ तो वहां पे पार्टियों में तोड़ फोड़ करने की काम करी। हरियाणा में चले जाओ तो वहां पे जाट वर्सेस करने का काम करा। आप गुजरात में चले जाओ तो वहां पे पटेल वर्सेस करने का काम करा।
तो ये समाज जो आंदोलनकारी समाज है, जो खेतीहर समाज है, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, वे इकट्ठे ना हो तो उनको बांटने का काम करती हैं और खुद नारा लगाती हैं कि बटोगे तो कटोगे, और समाज को बांटने का काम करती है। महाराष्ट्र में भी हालात, शेतकारी जो किसान है उसके हालात ठीक नहीं है। टिकैत साहब यहां पर आए एक बार बहुत पहले, यहां पे आत्महत्या सबसे ज्यादा होती है। यहां पे भी बड़े किसान संगठन रहे, यहां पे भी आत्महत्याएं सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों हो रही? क्या कोई नुकसान ज्यादा है? जो पॉलिसी पूरे देश में है वही कृषि की पॉलिसी महाराष्ट्र में है। आत्महत्याएं क्यों ज्यादा है? आत्महत्याएं इसलिए ज्यादा है कि यहां पे किसान संगठन, कोई मजबूत किसानों का शेतकारी संगठन, मजबूत संगठन नहीं है। आप हमारे वहां किसी किसान की जमीन नीलाम करवाओ, आप करके देखो किसी किसान की जमीन नीलाम, ना जमीन नीलाम करने वाला अधिकारी मिलेगा और ना उसको खरीदने वाला मिलेगा। अगर किसी ने खरीद ली तो उसको कब्जा नहीं मिलेगा। एक जमीन नीलाम हुई, एक शामली जिला है पानीपत के नजदीक, क्योंकि पानीपत से महाराष्ट्र का संबंध भी रहा है। पानीपत से लगता हुआ शामली जिला, एक बंजारा जाति, उसकी जमीन करीब 3.5-4.5 एकड़ जमीन, उसने 92,000 रुपए का कर्जा लिया। जब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने तो कर्जा माफी की बात हुई कि 10,000 रुपए का कर्जा माफ होगा। उसने 8,500 रुपए का कर्जा लिया। उसका कुछ बढ़ गया होगा। जब वीपी सिंह की सरकार है उसने सोचा कि मेरा कर्जा माफ हो गया होगा, वो कर्जा माफ हुआ नहीं, 4,500 का कर्जा कुछ बढ़ गया होगा। 1993 में उसकी जमीन नीलाम कर दी 92,000 रुपए में, 4.5 एकड़ जमीन, 4.5